ओ सभी के लिए स्नेहिल प्यार और मित्रों, आज बात कर लेते हैं पाचन क्रिया की। नवजात शिशुओं का पाचन संस्थान भली भांति विकसित नहीं होता है और उसमें पाचन रस भी नहीं बनता। इसी कारण वह माँ के दूध के अतिरिक्त और कुछ नहीं पचा पाता, परंतु ज्यों ज्यों वह बड़ा होने लगता है त्यों त्यों उसकी पाचन शक्ति भी बढ़ती जाती है। 50 वर्ष की आयु तक पाचन शक्ति बढ़ती रहती है, तत्पश्चात वह घटने लगती है। पाचन शक्ति के कमज़ोर हो जाने पर मनुष्य को ऐसा आहार लेने की आवश्यकता पड़ती है जो आसानी से पच जाए। वृद्धावस्था में सादा और हल्का भोजन लेना ठीक रहता है। भारी भोजन लेने से खून का दबाव बढ़ जाया करता है। ओम हम जो कुछ भी खाते हैं वह सर्वप्रथम मुंह में पहुंचता है। वहाँ दांतों द्वारा उसे उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है। मुंह की ग्रंथियों से निकलने वाला लार नामक एक स्राव उसे कुचले हुए भोजन को चिकना बना देता है ताकि वो गले द्वारा अमाशय में आसानी से फिसल कर पहुँच सके। इस लार से कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ भी होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। इनमें से एक है म्यूसिन। म्यूसिन है जो साग अथवा छिलकों पर अपनी क्रिया प्रकट करता है। दूसरा है टाइलिन। टाइलिन है जिसकी क्रिया कार्बोहाइड्रेट पर होती है। जब आहार अमाशय में पहुंचने को होता है उस समय अमाशय की ग्रंथियों से एक गैस्ट्रिक स्राव निकलता है जो एक तेजाब की तरह होता है। ये आहार द्वारा अमाशय में पहुँचे हुए जीवाणुओं को नष्ट करता तथा पाचन क्रिया में सहायता पहुँचाता है। ये आहार को गलाकर लेई के रूप में बदल देता है जिसके कारण सुपाच्य हो जाता है। अमाशय का पैप्सिन नामक एंजाइम अर्थात पाचक रस प्रोटीन का मुख्य क्रिया करता है और उसे एक किस्म के रासायनिक योग पैप्टोन में बदल देता है। अमाशय में पहुंचा हुआ आहार एकदम लेई की भांति घुट जाता है। वहाँ से वह पक्वाशय में पहुंचता है और पक्वाशय यकृत में उत्पन्न होने वाले पित्त रस एवं पक्वाशय में पहुंचकर इस आहार में जा मिलता है। साथ ही पैक्रियास से अग्नाशय का रस भी जा मिलता है। इन रसों के संयोग से भोजन घुलनशील वस्तु के रूप में परिणत हो जाता है। अब मित्रों, इसमें हम थोड़ा और कुछ बताएंगे। पक्वाशय में एक तरह की जठराग्नि जलती है। उसे आग जलती है, उसे कहते हैं जठराग्नि, जो भोजन को गलाने में या पकाने में मदद करती है। अच्छा, कभी कभी भोजन कर लेने के बाद 4-5 घंटे के तत्पश्चात थोड़ी सी इसमें जठराग्नि फिर जलती है। भोजन को पचाने की शुरुआत करता है वो। अब लोग सोच लेते हैं कि इस समय भूख लग रही है, तो उतने समय हमें पाचन क्रिया तेज है, पाचन क्रिया चल रही है, उतने समय हमें ना पेय पदार्थ लेना चाहिए ना ठोस पदार्थ लेना चाहिए। अगर उस समय ले लिया तो वो जठराग्नि मंदाग्नि में बदल जाएगी, अर्थात सब गड़बड़ हो जाएगी। अब इसकी पहचान बताते हैं। जठराग्नि जब जलती है तो ये ध्यान रहे कि दाहिने सुर, जिसे सूर्य सुर, चंद्र सुर, सूर्य सुर से ही हवा आएगी और जाएगी, तो सोच लेना कि भूख लग रही है। अब जिस समय भोजन करने के तत्पश्चात जब जठराग्नि भोजन को गलाती है तो उतने समय हमारे सूर्य स्वर और चंद्र स्वर दोनों से हवा आती और जाती है। इसकी ये पहचान है। अच्छा मित्रों, और इसे इड़ा पिंगुला भी कहते हैं और दायां बायां सुर भी बोलते हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इन रसों के सहयोग से भोजन घुलनशील वस्तु के रूप में परिणत हो जाता है। आहार के पचने का अधिकांश कार्य अमाशय तथा पक्वाशय में ही होता है। तत्पश्चात वो छोटी आंत में होता हुआ बड़ी आंत में जा पहुंचता है। आंतों की मांसपेशियां क्रमशः फैलती तथा सिकुड़ती हुई भोजन को आगे की ओर बढ़ाती रहती हैं। इस क्रिया को पेरिस्टाल्टिक
गति गति कहते हैं। बड़ी आंतों में जल के भाग का शोषण हो जाने के बाद भोजन का सार भाग द्रव्य के रूप में रक्त में मिल जाता है तथा निसार भाग मल के रूप में गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। भोजन के सार भाग का शोषण दो प्रकार से होता है। नंबर 1 नलिकाओं द्वारा, नंबर 2 लसिका नलिकाओं द्वारा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा 40% चर्बी का शोषण रक्त नलिकाओं द्वारा होता है तथा शेष चर्बी लसिका नलिकाओं द्वारा शोषित कर ली जाती है। प्रोटीन का शोषण मांसपेशियों द्वारा होता है। ये अपनी आवश्यकता अनुसार प्रोटीन ग्रहण कर शेष को छोड़ देती हैं। तब वह शेष प्रोटीन रीनल धमनी द्वारा वृक्क में पहुंच जाता है और मूत्र के रूप में परिणत होकर मूत्र नली द्वारा बाहर निकल जाता है। अब मित्रों यहाँ पर एक और आवश्यक बात बताएंगे। चाहे प्रोटीन हुआ चाहे कैल्शियम हुआ, इसकी मात्रा होती है और मात्रा से यदि आप ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं तो वो शरीर नहीं लेता है और वृक्क में पहुंच जाता है और वही कचड़ा, अब आपने पानी पिया नहीं, वृक्क की सफाई नहीं होती है, इसे गुर्दा कहते हैं, उसी में पथरी जाम होने लगती है। यह है पथरी का कारण, ये हमने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का अधिक भाग ग्लूकोज के रूप में रक्त द्वारा शोषित होकर संपूर्ण शरीर में फैलकर उसे शक्ति प्रदान करता है। पित्त की क्रिया द्वारा चर्बी, नंबर 1 साबुन तथा इमल्शन, इन दो रूपों में बदल जाती है। साबुन वाला चर्म के निम्न भागों गाल, उदर की बाहरी दीवार तथा नितंबों में एकत्र हो जाता है तथा इमल्शन वाला भाग लसिका द्वारा नलियों द्वारा संपूर्ण शरीर में फैलकर शरीर के भीतर गर्मी पहुंचाने का कार्य करता है। ओम।